मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष सेवक पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानना चाहता है। आने वाला समय कैसा होगा, भविष्य को लेकर के चिंतित है। भविष्य में समय कैसा होगा, कि कौन सी समस्याएं आएंगी, कौन सी खुशी आएगी, क्या प्राप्त होगा नहीं होगा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा, बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, प्रेम विवाह होगा, अरेंज विवाह होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं और हर व्यक्ति के जीवन से जुड़े हैं। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए, जानने के लिए हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं। ज्योतिषी के पास जाकर के ज्योतिषी परामर्श लेते हैं। मित्रों, लेकिन मैं हमेशा आपसे बड़े आदरपूर्वक कहता हूं कि हर व्यक्ति जानना ये चाहता है, ग्रह तो अपना काम करेंगे, ग्रहों की महादशा अंतरदशा भी चलेगी, गोचर में भी चलेंगे, वो तो अपना काम करेंगे, पर हर व्यक्ति के दिमाग में एक प्रश्न अवश्य है कि जो ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है वो हमारे लिए शुभ होगी या अशुभ। प्रश्न यही उठता है। कुछ लोग कह देते हैं शुभ होगा और कुछ लोग कहते हैं अशुभ होगा, तो आदमी वहीं भ्रमित हो जाता है किसकी बात माने। पर ज्योतिष किसी एक कुंडली को देख करके हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हम जन्म कुंडली देख लिए, नवमांश देख लिए, चंद्र कुंडली देख लिए, सर्वाष्टक वर्ग देख लिए, भिन्नाष्टक देख लिए और हम खुश हो गए। ऐसा नहीं है। ये क्रमशः एक के बाद एक कुंडली बनती है और 16 कुंडली बनती है। तो 16 कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 5 कुंडली की वर्तमान में जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, ये जो ग्रह गोचर में चल रहे हैं, उसका फल हमारे जीवन में क्या होगा, सिर्फ एक एक ग्रह की मैं बात कर रहा हूं। तो हम किसी अंतिम चरण में पहुंच जाएं और हमें पता चल जाए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा आने वाला समय कैसा होगा। तो सबसे पहले तो लग्न कुंडली देखनी चाहिए। लग्न कुंडली जन्म के समय ही निर्मित हो जाती है। शेष कुंडली जो है वो भी जन्म के समय जन्म लग्न कुंडली के साथ ही निर्मित हो जाती हैं, बन जाती हैं। और उसके बाद नवमांश कुंडली है, नवमांश के बाद गोचर कुंडली है प्रतिदिन वाली, उसके बाद ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी है और इसके बाद भिन्नाष्टक है। मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि व्यक्ति को सही संदेश पहुंचे, व्यक्ति स्वयं में सक्षम हो जाए कि ये ग्रह हमें कैसा फल देगा, अच्छा देगा या खराब देगा, तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। यदि खराब है तो उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार रहे, अच्छा है तो उसकी शुभता बढ़ाने के लिए हम कुछ अच्छा करें। हमारी जो जन्म कुंडली होती है वो जन्म से लेकर के अंतिम समय तक उसमें किसी न किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलती ही रहती है और उसका जो प्रभाव होता है जीवन में वो स्थायी रूप से होता है और हम भोगते भी हैं। और महादशाएं जो होती है वो लंबे समय तक के लिए होती है, 16 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, और फिर उसमें अंतरदशाएं आती हैं। उसे तो हमें भोगना पड़ता है। अगर हम पूरी महादशाओं को जोड़ दें तो 120 वर्ष टोटल होते हैं, जबकि 120 वर्ष की आयु कलयुग में शायद किसी ही भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती होगी। तो सबसे पहले तो हमें प्रथम कुंडली देखनी चाहिए जो लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली के पश्चात ही हम किसी अन्य कुंडली का विश्लेषण करने में सक्षम हो जाते हैं।
अध्ययन करने में हम सक्षम हो जाते हैं। ये तो रही लग्न कुंडली। अब बहुत से साधकों की एक शिकायत है कि गुरुजी हमारी कुंडली में तो बहुत अच्छे योग बने हैं, रोचक योग बना है, पंच महापुरुष योग बना है, लक्ष्मी योग बना है, बहुत से शुभ योग हैं सैकड़ों प्रकार के, लेकिन ये समय निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। उसका कारण है कि हम सिर्फ लग्न कुंडली देख करके अपने आप को खुश कर लिए, अपनी जन्म कुंडली में हम अंडरलाइन कर दिए कि ये समय मेरे लिए उत्तम होगा। नवमांस कुंडली को हमने नहीं देखा। हो सकता है वही ग्रह नवमांस कुंडली में जाकर के अशुभ हो गया हो, अशुभ भाव में बैठ सकता है, अशुभ ग्रहों के साथ हो सकता है। तो जो जन्म कुंडली में जो दिख रहा था कि ये शुभ परिणाम देने वाला है, नहीं मिल पाया और वहां तक हम पहुंचे नहीं। इसके पश्चात गोचर कुंडली जो होती है चंद्र राशि पर आधारित, 24 घंटा ग्रह जो है चलायमान है, चलते रहते हैं। अभी भी ग्रह गोचर चल रहे हैं। तो ग्रह गोचर जो होते हैं तो 9 के 9 ग्रह चलते रहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी राशि, राशि परिवर्तन होता रहता है, भाव बदलते रहते हैं। तो भाव बदलता है तो दृष्टियां बदल जाती हैं ग्रहों की, भाव का फल बदल जाता है। तो ये होता है चंद्र राशि। पर चंद्र राशि स्थायी नहीं है। स्थायी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत कम समय के लिए ये गोचर होता है। जैसे मंगल का मान लीजिए 42 से 45 दिन, सूर्यदेव का 1 महीना, बुध और शुक्र का 25 से 30 दिन। इस प्रकार से ये गोचर जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। पर जितने दिन भी जिस राशि में ये गोचर करते हैं ये ग्रह, ये बहुत ही अच्छे परिणाम देके चले जाते हैं। हमेशा आदमी कहता है कि समय का उतार चढ़ाव है, समय बदलता रहता है, यही कारण है। फिर इसके बाद आते हैं हम ये और डीपली जाते हैं, गहराई में जाते हैं। जब हम यहां तक तो हम पहुंच गए, अब इसके बाद हम जाते हैं ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी, इसे अष्टक वर्ग भी कहते हैं। इसको लेकर के बातें कम हुई हैं हमारे आपके बीच में, इसको लेकर के बातें कम हुई हैं। इसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है मेरे अनुभव के अनुसार। यह सब कुछ इससे पता चल जाता है कि ग्रह कैसा होगा, कितना फल देगा। इसकी बात भी मैं करूंगा। तो शायद आप जन्म कुंडली सभी को पता है, पहले से आप परिचित है। हम बात करते हैं आज वृषभ राशि की। 14 फरवरी 2026 से लेकर और 14 मार्च 2026 तक 1 माह का गोचर है। 1 माह में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे, क्या परिणाम होगा, वृषभ राशि के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण गोचर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। मैं फिर कहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा, यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी वृषभ राशि वृषभ लग्न की कुंडली है, आप जानना चाहते हैं कि ग्रह आपके साथ आपको कैसा फल देंगे, तो वीडियो में आप पूरा बना जाए। वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। कुछ आगे देखे, कुछ पीछे देखे, इससे आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और कुछ भी समझ में नहीं आता, आपका समय बर्बाद होता है। जब समय मिले तब देखिए, लेकिन वीडियो को कृपया पूरा देखें। तो आते हैं विषय पर। इस कुंडली को लेकर के जब मैं आपसे बातें करूंगा, ये बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत अच्छे परिणाम हैं महादशाओं को लेकर के, गोचर को लेकर के। और ये भी कुंडली जैसे हमारी जन्म कुंडली जन्म के समय निर्मित होती है, अंतिम समय तक रहती है, ठीक उसी प्रकार से ये कुंडली भी है। सर्वाष्टक वर्ग सारणी है ये भी साथ साथ चलती है। और इसके भाव में से हमको सब कुछ पता चलता है कि हम
हमको कब क्या कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी, इसको लेकर मैं आपसे बातें करूंगा। आइए आते हैं विषय पर। सबसे पहले हम वृषभ राशि, चंद्र राशि पर आधारित ये कुंडली है और चंद्र राशि पर आधारित ये विश्लेषण है। ग्रहों की बात करते हैं। सबसे पहले हम सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव वृषभ राशि की कुंडली में सूर्यदेव 10वें भाव में है। 13 फरवरी 2026 को मकर राशि से गोचर पूर्ण करके और ये आ जाएंगे कुंभ राशि में 10वें भाव में। 14 मार्च 2026 तक इनका गोचर 1 माह का गोचर होगा। बुध को वहीं देखते हैं तो 14 फरवरी 2026 को बुध देव यहाँ पर भी सूर्य के साथ आ जाएंगे। सूर्य और बुध दोनों मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे, अति शुभ योग बन जाता है। ये भी बीच में बकरी होंगे, फिर मार्गी होंगे। शुक्र को देखें तो 5 फरवरी 2026 से लेकर के 1 मार्च 2026 तक इनका गोचर इसी भाव में होगा। राहु का गोचर जो है 18 मई 2025 से चल रहा है और लगभग 2026 पूरा कवर करेंगे राहु देव। ये 4 ग्रह हुए। मंगल की बात करते हैं तो 15 जनवरी 2026 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक इनका गोचर 40-42 दिन का गोचर लगभग मकर राशि में भाग्य भाव में है। मकर राशि में मंगल उच्च के हैं। शनि की बात करते हैं तो शनि एकादश भाव में मीन राशि में है। मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण चल रहा है। आय भाव में बैठे हैं, अच्छा फल देंगे। यहाँ पर केतु की बात करते हैं। केतु 4थे भाव में है और गुरु की बात करते हैं तो मिथुन राशि में गुरु का गोचर हो रहा है। 2 जून तक गुरु यहीं पर गोचर करेंगे, अभी बकरी अवस्था में है। चलिए एक एक ग्रह की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले इस भाव को लेकर के मैं बात करूँ और इस भाव में जितने ग्रह बैठे हैं, अभी 4 ग्रह है। 14 तारीख के बाद 4 ग्रह है और मंगल भी 23 तारीख की यहाँ पर आ जाएंगे। ये 5 ग्रह हो जाएंगे। पंचग्रही योग बन जाएगा 10वें भाव में वृषभ राशि के जातकों की जन्म कुंडली में और गोचर कुंडली में। अब सबसे पहले इस भाव को देखिए कि इस एक साथ ये ग्रह जो है वही फल देंगे जो भाव कहता है। सबसे पहले तो ये राजनीति का भाव है, बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। हमारे बहुत से मित्र जो हैं, हमारे साथी जो हैं, हमारे दर्शक जो हैं राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, ये इसका भाव है। दूसरा, ये उच्च पदाधिकारियों का भाव है, उद्योगपतियों का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, ये व्यापार का भाव है, ये कई चीज़ों का भाव है। 10वां भाव जो होता है कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र हर आदमी जो है कुछ ना कुछ कार्य करता है, किसी ना किसी कर्म से जुड़ा हुआ है, उसे कैसा फल मिलेगा। तो सूर्यदेव अपने स्वभाव के अनुसार, बुधदेव अपने स्वभाव के अनुसार, शुक्रदेव अपने स्वभाव के अनुसार, राहुदेव अपने स्वभाव के अनुसार इस भाव को जागृत करेंगे और वैसे ही फल देंगे। मंगल भी आ जाएंगे यहाँ पर 23 फरवरी को। तो सूर्यदेव जो है सत्ता के कारक ग्रह हैं। अब वृषभ राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति में सफलता अच्छी प्राप्त होगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति को देख लिया जाए तभी आगे बढ़ें। दूसरा, बुध जो है ये वाणी का कारक ग्रह है, बुद्धि का कारक ग्रह है। बुद्धि अच्छी रहेगी, बुद्धि और विवेक से कोई कार्य करेंगे, कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, व्यापारी वर्ग को भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। शुक्र जो है यहाँ पर सामान्य रूप से अच्छा फल देंगे, बुध के साथ है, सूर्य के साथ है, शुक्र भी अच्छा फल देंगे। राहु यहाँ पर सामान्य फल देंगे। ये 4 ग्रहों की बात है। मंगल जब यहाँ पर आ जाएंगे कुंभ राशि में, इनका फल अलग हो जाएगा। अब ये तो रही 4 ग्रहों की बात। अब गुरु की बात करते हैं तो गुरु यहाँ पर 10 मार्च तक बकरी अवस्था में है, धन भाव में है। उसके पश्चात भी जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके बैंक बैलेंस में कमी नहीं आएगी, बैंक बैलेंस बराबर बनता चला जाएगा। उसका कारण भी है, आगे बताता हूँ। बैंक बैलेंस बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु के साथ साथ एकादश भाव जो आय भाव है और सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है ये हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है।
हमारे मन में जो भी इच्छाएं होती हैं कि मकान बनाना है, ज़मीन लेना है, गाड़ी लेना है, वाहन लेना है, सोना चांदी लेना है, और भी जो भी इच्छाएं हमारे मन में होती हैं उसकी पूर्ति का भाव है। तो शनिदेव यहाँ पर एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव में बैठ करके, और लग्नेश के मित्र भी हैं। वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है, शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। तो मित्र की राशि में एकादश भाव में बैठ करके आय के स्रोत को बढ़ाएंगे। 14 फरवरी 2026 के आगे की जो अभी भी स्रोत बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि इनका लंबा गोचर हो रहा है, अभी चल ही रहा है 7.5 का दूसरा चरण। तो यहाँ पर तो अभी काफ़ी समय तक ये शनिदेव एकादश भाव में रहेंगे और सोर्स इनके आय के साधन जो है अच्छे बने रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। शनि अभी कमज़ोर अवस्था में है। जैसे जैसे बली होते जाएंगे तो वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक आय में और भी चीज़ें जो हैं प्राप्त हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इच्छा की पूर्ति की होती है, वो सब कुछ इसमें प्राप्ति होगी। ये तो मित्रों रहा गोचर कुंडली, जन्म कुंडली समझ गए आप, और ये गोचर कुंडली मैं बता दिया। अब मेरा टोटल जो ध्यान है, टोटल जो फोकस है कि आप इतना तो समझ गए कि ये 4 ग्रह है, ये 5 ग्रह बैठ गए। अब 5 ग्रह एक साथ कैसे क्या क्या फल देंगे, तो ये भाव से संबंधित फल प्राप्त होगा वृषभ राशि के जातकों को। अब इसके बाद हम आते हैं सर्वाष्टक वर्ष सारणी में। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि सर्वाष्टक वर्ष सारणी है क्या। ये कोई नई चीज़ नहीं है, अभी अभी किसी ने बना के नहीं दे दिया है कि हम इसको उसमें जोड़ लिए हैं। ये भी जन्म कुंडली के साथ निर्मित है। सर्वाष्टक वर्ग जो है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 ग्रह ये, और एक लग्न को मिला लिया गया, 8 हो गए। 8 को लेकर के अष्टक वर्ग, इसी को सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं। सर्वाष्टक वर्ग बिल्कुल सही जो है उत्तर देता है, हमें सही निर्णय देता है कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा। अभी और बातें कुछ हैं, आपको समझाने का प्रयास करूँगा मैं। हमारे बुद्धिजीवी दर्शक जो हैं काफ़ी समझदार हैं, उसके बाद भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। अब ये सर्वाष्टक वर्ग राहु और केतु 2 ग्रहों को स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, राहु केतु पिंड ग्रह नहीं हैं, इसलिए सर्वाष्टक वर्ष सारणी में, भिन्नाष्टक वर्ष सारणी में राहु और केतु का स्थान नहीं दिया गया है, 7 ग्रह और लग्न को दिया गया है। अब ये 8 मिलकर के आपस में एक दूसरे राशि को पॉइंट्स देते हैं, रेखाएं, बिंदु। साउथ की तरफ जो है बिंदु कहा जाता है, नॉर्थ की उत्तर भारत जो है हमारा, यहाँ रेखाएं कहते हैं। कुछ जगह अंक बोलते हैं, कुछ जगह पॉइंट्स बोलते हैं, कुछ जगह गिनती बोलते हैं, अंक बोलते हैं। हम जिस भी भाषा में समझना चाहें हम समझ लें। हम यहाँ पर बिंदु की बात करेंगे, तो बिंदु को लेकर के मैं आपसे बातें करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, कोई ग्रह नहीं बैठा है। यहाँ 27 बिंदु है, यहाँ 36 बिंदु है, यहाँ 28 बिंदु है, यहाँ 18 बिंदु है, यहाँ 22 बिंदु है, यहाँ 29 बिंदु है। ये अंक लिखे हुए हैं, इन्हें आप पॉइंट मान लीजिए, चाहे बिंदु मान लीजिए, चाहे रेखा मान लीजिए, चाहे अंक मान लीजिए। ये भाव को प्रदर्शित करते हैं, भाव के बल को दिखाते हैं। अब कोई भी ग्रह आप जन्म कुंडली में देखेंगे, एक तरफ लिखा रहता है अंश बल, तो सब ऊपर सबसे लिखा रहेगा लग्न, फिर लग्न के बाद सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 9 के 9 ग्रह रहते हैं, और उनके सामने डिग्री लिखी हुई होती है, अंश लिखा हुआ होता है। तो ग्रहों के बल को जब हम देखते हैं तो कहीं किसी ग्रह को 6 डिग्री है, तो किसी को 9 डिग्री है, तो किसी को 15 डिग्री है, किसी को 22 डिग्री है, इस प्रकार से रहता है हर कुंडली में। ये आपको पता है, पर इसे हम कैसे जाने कि ये बली है कि कमज़ोर है, क्या है, कितने प्रतिशत ये हमें शुभ फल देगा या शुभ फल देगा। तो 0 से लेकर के 6 डिग्री तक 25%, कोई भी ग्रह 6 से लेकर 12 तक 50%, 12 से 18 100%, 18 से 24 50%, 24 से 30 25%, और शुरू और आखिरी में यदि 1 2 3 डिग्री है या 28 29 30 डिग्री है तो ये कमज़ोर अवस्था हो गई। 28 29 30 1 2 3 में ये मृत अवस्था कहलाती है,
और यहाँ पर ग्रह जो है मृत अवस्था में आ जाते हैं, किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो शायद ग्रह के बल को आप समझ गए होंगे। और यही परिणाम जो है, जब हम देखते हैं कि मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र अच्छे भाव में बैठा भी है, केंद्र भाव में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, और शुक्र की डिग्री भी अच्छी है, 15-16 डिग्री है। तो हमें अच्छे फल देना चाहिए, भरपूर सब कुछ प्राप्त होना चाहिए, सुख के भाव में बैठ करके सब कुछ मिलना चाहिए। पर वहीं पर जब हम डिग्री देखते हैं कि 6 से कम है, तो आप समझ लीजिए इस भाव से संबंधित जो फल हैं वो 25%, 6 से 12 50%, 12 से 18 तो 100%, 15 डिग्री है सबसे अच्छा, द बेस्ट, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये डिग्री की बात होती है। अब हम कैसे जाने कि कौन सा ग्रह हमें कैसा फल देगा? अच्छा, महत्वपूर्ण बात एक और बता देता हूं कि लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में ग्रह आपस में मिलकर के शुभ योग भी बनाते हैं, अशुभ योग भी बनाते हैं, ये तो आप जानते हैं। पर सर्वाष्टक वर्ष सारणी में कोई शुभ योग अशुभ योग नहीं बनता है। जैसे यहां पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं, ये कुंभ राशि में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। हम काल्पनिक रूप से सोच सकते हैं कि ग्रह का बल तो मैं आपको बता दिया, पर जब कोई भी ग्रह होगा वो किसी न किसी भाव में तो बैठेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह बैठ जाए, बैठने के लिए जगह तो चाहिए, तो किसी न किसी भाव में तो बैठेगा। अब यहाँ पर जैसे आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, मंगल 23 तारीख को बैठ जाएंगे तो 5 ग्रह हो जाएगा। कुछ मित्र हैं, अब यहाँ पर ले लें तो सूर्य और राहु जो है ये ग्रहण योग बना दिए, सूर्य और बुध जो है बुधादित्य योग बना दिए। इस प्रकार से ये सब चीजें चलती है। मंगल यहाँ पर आ जाएगा तो अंगारक योग बन जाएगा, तो अशुभ योग बन गए। लेकिन सर्वाष्टक वर्ष सारणी में ये बातें लागू नहीं होती हैं, और इसीलिए इससे हमें एक एक ग्रह की गणना मिल जाती है। हम जान पाते हैं कि ये ग्रह हमें शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। अब ये सर्वाष्टक वर्ग जो है, हर राशियां तो लिखी हैं, आप देखिए वृषभ राशि की कुंडली ये भी है, वृषभ राशि की ये भी है। जो राशियां जहां होना चाहिए सेम बिल्कुल वैसे ही वो राशियां वहां पर अंकित हैं, लिखा हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ कोई ग्रह नहीं दिख रहा है, कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, अंक लिखे हुए हैं जिसे हम बिंदु कहते हैं। ये राशियां जो हैं एक दूसरे को कुछ पॉइंट्स देते हैं, बिंदु देते हैं। तो कोई 3 बिंदु दिया, कोई 5 बिंदु दिया, कोई 6 बिंदु दिया, कोई 1 बिंदु दिया। इस प्रकार से एक दूसरे को ये बिंदु देते हैं, और जब उन 8 बिंदुओं को हम जोड़ लेते हैं किसी भी भाव को लेकर के, तो वो एक जोड़ हो जाता है। जैसे यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सभी लोगों ने मिल करके इस भाव को बोल रहा हूँ, इस भाव को 36 बिंदु दिए हुए हैं, इस भाव को 18 बिंदु दिए हुए हैं। जैसे लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली में 6, 8, 12 ये 3 भाव अशुभ माने जाते हैं, इसमें भी 6, 8, 12 3 भाव अशुभ माने जाते हैं। सेम थ्योरी है, अलग से कुछ नहीं है। अब ये बिंदु हम कैसे देखते हैं, सर्वाष्टक वर्ग से हम फल आदेश कैसे करते हैं, इसके बाद मैं अलग से कुंडली एक और बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत सी समस्याओं को आप घर बैठे स्वयं से पूरा कर लेंगे। तो ये पूरा चार्ट जो दिख रहा है ये अंकों से भरा हुआ है। किसी न किसी ग्रह को बैठने के लिए कोई ना कोई भाव चाहिए। अब वो ग्रह कहाँ पर बैठा है, एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए शनि को ले लेते हैं कि शनि यहाँ पर मीन राशि में एकादश भाव में बैठे हैं। तो हम थोड़ी देर को शनि को समझने के लिए यहाँ पर हम शनि को सोच लेते हैं कि शनि महाराज यहाँ पर बैठे हैं एकादश भाव में। कितने बिंदु पर बैठे हैं? 36 बिंदु पर। अब ये टोटल हम जोड़ेंगे तो ये 337 बिंदु कहलाएंगे। 24 से लेकर के 1 बिंदु तक, या 1 से लेकर के 24 बिंदु तक। 24 से नीचे जब हम आएंगे 22,
19, 17, 15 जितना नीचे हम आएंगे हमारी समस्याएं उतनी ज़्यादा गहराती जाएंगी, हमारी समस्याएं उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, हम प्रॉब्लम में आते जाएंगे। 24 से 28 के बीच में है अगर, तो सामान्य स्थिति रहेगी, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। और 28 के ऊपर यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये किसी की कुंडली नहीं है, समझाने के लिए मैंने ये अंक लिखे हुए हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है। तो वो आदमी उन्नति करता है, तरक्की करता है। अब शनि को ले लेते हैं थोड़ी देर को यहाँ पर कि 36 बिंदु हैं, ये 28 से ज़्यादा हो गया तो बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब शनि 7.5 अढ़ैया ये सब छोड़ दीजिए। आप एक ध्यान रखिए कि शनि महाराज एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। किस राशि में गोचर कर रहे हैं इससे भी मतलब नहीं है, सिर्फ एकादश भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। यही शनि महाराज को बिंदु यहाँ पर अगर 24 से कम मिले होते, 20, 19, 18, 17, तो ये भाव जो है कमजोर हो जाता। इस भाव का फल क्या है? आय का भाव है, अच्छा स्वास्थ्य, घर में किसी का विवाह हो जाना, पैसे आना, धंधा हो जाना, जो भी हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं, जो उपलब्ध होता है हमें, वो आय है हमारी। आय से यहाँ अगर 24 से कम होगा तो ये इन भावों से संबंधित फल हमें प्राप्त नहीं होंगे, हम समस्या से घिर जाएंगे। अगर यहीं पर 24 से 28 होता तो सामान्य स्थिति रही कि जो आ रहा था वो आएगा, आगे भी चलता रहेगा। पर यहाँ जैसे 36 बिंदु है, तो जिन भी वृषभ राशि के जातकों के सर्वाष्टक वर्ग सारणी में 28 बिंदु से ज़्यादा जा रहे हैं, उनके पास पैसे की भरमार होगी। जितने बिंदु बढ़ते जाएंगे उन्नति उतनी ज़्यादा होगी। अब आप कहेंगे सर्वाष्टक वर्ग मिलेगा कहाँ से? एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में आप सर्च कीजिए अपनी डिटेल्स डाल करके, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसी ही कुंडली आपकी निकल जाएगी। एक एक ग्रह का आप देख सकते हैं कि किस भाव में कितने बिंदु हैं और कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये चंद्र राशि गोचर कुंडली की मैं बात कर रहा हूं अभी। अब यहाँ पर ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं, 5वां ग्रह बैठेगा 23 तारीख को। तो ये 4 ग्रह कुंभ राशि में 10वें भाव में। अब यहाँ पर भी हम यही मान लेते हैं कि ये 4 ग्रह इस भाव में गोचर कर रहे हैं। एक तो मैं बता दिया शनि को लिख करके, अब यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचर कर रहे हैं तो ये हमें कितना फल देंगे? तो यहाँ पर मान लीजिए अगर वही स्थिति आ जाएगी कि यहाँ अगर 24 से कम होगा तो इस भाव से संबंधित जो लोग राजनीति में जुड़े हैं सफलता नहीं मिलेगी, उद्योगपतियों को नुकसान होगा, उच्च पद के जो अधिकारी हैं वो परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, समस्याएं खड़ी होगी, क्योंकि भाव का बल ही नहीं प्राप्त हो रहा है। ग्रह को जिस घर में बैठा है उस घर को बली भी होना चाहिए, जमीन मजबूत होनी चाहिए उसको बैठने के लिए, तभी वो अच्छा फल देगा। भाई किसी के घर में अगर अच्छी मिठाइयाँ रखी हैं, नमकीन है, बिस्किट है, कॉफ़ी है, सब कुछ है, तो आने वाले मेहमान को आप वही खिलाएंगे। और कुछ नहीं है घर में, सूखी चाय पिलाएंगे, हो सकता है दूध भी ना हो तो लाल चाय पिलाएंगे, हो सकता है चाय पत्ती भी ना हो तो पानी पिला के, ऐसे समझ लीजिए आप। तो जब घर बली होता है, घर का जो भाव बल है वो मजबूत होता है, तो हमें उससे कितना प्राप्त होगा और क्या क्या प्राप्त होगा हम ये सब कुछ जान सकते हैं। पर यहाँ पर हमने 35 बिंदु दिखाया है। 35 बिंदु दिखाने का तात्पर्य यही है, समझाने के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं है, ये चंद्र राशि पर आधारित है। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर व्यक्ति की कुंडली अलग हो जाती है। यहाँ पर ये 4 ग्रह अगर 35 बिंदु 28 बिंदु से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छे परिणाम देने वाले। तो सबकी कुंडली में तो 28 के ऊपर नहीं होगा, किसी की सर्वाष्टक वर्ष सारणी में 15 होगा तो 18 होगा, 20 होगा, 25 होगा, हो सकता है 40-42 भी पहुंच जाए। 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। अब एक राशि में जब आते हैं तो एक जैसे व्यवहार तो नहीं होगा, तो ये भाव का बल दर्शाता है। इसी प्रकार से हम किसी भी भाव को देखते हैं तो हम उसका आकलन कर लेते हैं, रिजल्ट निकाल लेते हैं कि ये हमें इतना फल देगा। जैसे
मीन राशि के जो जातक हैं साढ़े 37 परेशान हैं, विशेषकर उनके लिए एक वीडियो मैं अलग से बनाया, कई वीडियो बनाया हूँ, एक वीडियो और बनाऊंगा अलग से, जिससे वो परेशान ना हो। अब 12 लग्न और 12 राशियाँ, इसी में लोग डिवाइड हो जाते हैं। 8 अरब लोग लगभग लोग बढ़ जाते हैं। 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। तो 65-66 करोड़ कुंडली में तो 28 प्लस नहीं होगा, किसी में कम होगा, किसी कुछ लोगों में ज़्यादा होगा। जिनका ज़्यादा है उनके लिए अच्छा है, जिनका 24-28 है तो सामान्य हो गया। आपने सुना भी होगा कि भाई जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी चल रहा है। और कुछ लोग होंगे तो बोलेंगे यार बस समय मेरा बहुत ख़राब चल रहा है, जो काम करता हूँ फेल हो जाता हूँ। तो ये भाव के बल को दिखाता है। शायद आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मेरे समझाने का आपको तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये हो गया। अब मित्रों, किसी भी महादशा की हम बात करते हैं, अगर यहाँ तो गोचर की बात की है, ठीक यही टेक्निक जो है महादशा में भी आती है। जैसे गुरु, मान लीजिए यहाँ पर शुक्र की महादशा चल रही है, हम थोड़ी देर को इसको लग्न कुंडली मान लेते हैं, ये शुक्र की महादशा चल रही है। तो यहाँ पर शुक्र 36 बिंदु में बैठे हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में 20 हो, 22 हो सकता है 45 हो। तो शुक्र ये भाव के बल के अनुसार इस भाव को जागृत करेंगे, भाव का फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात, यहां पर जैसे मैंने आपसे कहा कि सूर्य और राहु बैठ करके ग्रहण योग बना दिए, बुध आदित्य योग बन गया, यहां पर मंगल आ जाएगा तो अंगारक योग बन जाएगा। ये कुंडली और चंद्र कुंडली में हम देखते हैं। लेकिन यहां पर जब ये ग्रह सब इकट्ठा बैठेंगे तो यहां पर बिंदु के हिसाब से वो ग्रह फायदा करेगा या नुकसान करेगा, ये दर्शाएगा। वहां पर कोई ग्रहण योग, कोई अंगारक योग या और कोई शुभ योग या अशुभ योग नहीं बनेगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह को उतनी शक्ति प्रदान हो रही है जो भाव दे रहा है, जो बिंदु दर्शा रहा है। सबसे मजे की बात तो यही है। अब 9 के 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में किसी के जन्म कुंडली में कोई ग्रह चलता होगा तो किसी की जन्म कुंडली में मंगल का, तो किसी में शुक्र का, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा तो चलती होगी। ये पूरी स्थिति यहां पर आकर के हम देख लेते हैं। अब इसके अतिरिक्त भी हम क्या देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारे पास हमारा बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, हमारा परिवार कैसा रहेगा, हमारी वाणी कैसी होगी, हम खाएंगे पिएंगे क्या, खाने पीने से कोई एलर्जी तो नहीं होगी, जीवन में मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, मकान, वाहन, जमीन, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, रुपया, पैसा, जन्म स्थान हमारा कैसा रहेगा, विद्या बुद्धि संतान कैसी रहेगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा नुकसान होगा, प्रेम संबंध हमारा कैसे होगा, प्रेम संबंध टाइम पास वाला होगा या प्रेम संबंध के बाद मैरिज भी हो सकती है, रोग शत्रु कर्जा कैसे होंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, घर में पति की चलेगी पत्नी की चलेगी, आयु हमारी कैसी होगी, कर्म क्षेत्र हमारा कैसा होगा, हम कितना कमाएंगे, कितना खर्च, आय कितनी हमारी होगी, खर्च कितना होगा, ये सब कुछ। आपकी जन्म कुंडली में सबसे खराब ग्रह कौन सा है, आपके बुढ़ापे में धन कितना होगा या नहीं होगा, आप किसी के आश्रित रहेंगे या नहीं रहेंगे, जन्म से लेकर के 20 वर्ष तक, 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, 40 से 60, 60 से 80, 80 प्लस हमारी आयु की जो वर्ष हैं, जो आयु के वर्ष हैं वो कैसे होंगे, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाता है। इसके बाद मैं आपको कुंडली अलग से बना के दूंगा, सिर्फ अष्टक वर्ष सारणी की, और अच्छे से समझ में आएगा। मित्रों, आप अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके मैसेज कर दीजिए। और जैसे आपका नंबर आता है मैं स्वयं कॉल करता हूं, आपको हमेशा कॉल करता हूं। एक प्रार्थना और मेरी कि फ़ोन में जब लोग बात करते हैं, बहुत से लोग हैं तो अपनी समस्या बताना चालू कर देते हैं, उसके पहले वो डिटेल से भी नहीं भेजे हैं, जन्म कुंडली की कोई बात नहीं हुई है,
अपनी समस्या बताना चालू कर देते हैं, उनकी समस्या को मैं समझता हूँ, उस पीड़ा को मैं समझता हूँ। समस्या का वो व्यक्ति निदान चाहता है, इसीलिए तो किसी भी ज्योतिषी से वो संपर्क कर रहा है। ये बात अलग नहीं है, इसे मैं समझता हूँ। अपनी समस्याओं को आप गोपनीय रखें, क्योंकि आधा घंटा पौन घंटा बाद जब विश्लेषण करके मैं आपसे बातें करूंगा तो सारी की सारी समस्याएं जो आपके दिमाग में नहीं भी चल रही हैं वो समस्याएं भी कुंडली कह देती है, बता देती है, और आप हाँ करेंगे कि हाँ ऐसा होता है। 95-98% विश्लेषण एकदम सही जाता है। अब किसी को कोई उपाय बताया जाता है या मंत्र दिया जाता है या कुछ बताया जाता है, वो ना करे तो गलती उसकी है, विश्लेषण करने वाले की गलती नहीं है। करने के बाद उसे लाभ होगा, 25% लाभ हो, 50% लाभ हो, 1 महीने में लाभ हो जाए, 2 महीने में लाभ हो जाए, ये परमात्मा की कृपा है। मैं तो एक दिशा बता सकता हूँ, दशा आपकी है, दशा आप अपनी स्वयं सुधार लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जाते जाते निवेदन यही करूँगा कि हमेशा की तरह वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, घंटी के बटन को टच कर दीजिए, ऑल के बटन को दबा दीजिए, और अपने ग्रुप में अगर शेयर कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी, मेरे ऊपर उपकार होगा, आपका आभारी रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। नमः शिवाय।